क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स फैकल्टीज is 5:4:3. If the number of students in science faculty is 236. देखो साइंस फैकल्टी की काउंटिंग दे दी ओनली. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in arts and commerce faculties. अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि तीन तरीके के स्टूडेंट हैं आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स. आर्ट्स में 5, साइंस में 4 और कॉमर्स में 3 रेशियो में स्टूडेंट हैं. लेकिन आपको केवल तीनों का टोटल नहीं दिया, टोटल स्टूडेंट तो नहीं दिए. टोटल स्टूडेंट होते तो हम बंटवारा कर लेते तीनों हिस्सों में. लेकिन आपको बताया कि साइंस में जो कि 4 पार्ट के इक्वल है, साइंस में जो कि 4 पार्ट्स में, उसमें आपके 236 स्टूडेंट आते हैं. मतलब 4 पार्ट इज इक्वल टू 236. तो आपसे पूछा जाता है कि आर्ट्स में और कॉमर्स में कितने स्टूडेंट होंगे. ठीक है, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी में कितने स्टूडेंट आएंगे. तो सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पर निकाल सकते हैं कि टोटल कितने हिस्से हैं. ठीक है, तो टोटल अगर हम पार्ट्स देखें जो हम सॉल्व कर रहे थे अभी तक कि 5, 4 और 3, तो टोटल पार्ट्स मेरे पे 12 हैं. मेरे पे टोटल स्टूडेंट जो आएंगे वो 12 के इसको नहीं चलेंगे. ठीक है, अब एक काम करते हैं, टोटल स्टूडेंट जो मुझे नहीं पता है वो देख लेते हैं. टोटल स्टूडेंट से काम करते हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे कि जिसके बारे में पता है पहले उसके बारे में लिखेंगे. नंबर ऑफ साइंस फैकल्टी, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट. ठीक है, तो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट कैसे, टोटल कितने बच्चे हैं 12. 12 में से साइंस के कितने हैं 4 आउट ऑफ n. और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होनी चाहिए 236 के. बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 236 के इक्वल होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 12 हो जाएगा 3 और n इक्वल टू जाएगा 236 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 236 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 600 और 708, 708 टोटल स्टूडेंट आ गए. अब आपसे पूछा गया आर्ट्स के स्टूडेंट बताओ, कॉमर्स को बताओ. आप बता सकते हो क्योंकि टोटल आपको मालूम है कि 708 बच्चे हैं, जिसमें से 5 आउट ऑफ 12 तो आपके आर्ट्स के हो गए और 3 आउट ऑफ 12 कॉमर्स के हो गए. अब आप काउंटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिख देना, टाइप कर देना कि हमें दोबारा रिपीट करना है, कुछ भी है मैं दोबारा समझा दूंगा. तो नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट जो है हमारे वो 5 आउट ऑफ 12 में. भाई 5 हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा और टोटल की बात करें तो 12 रहेंगे. लेकिन अब मेरे पास टोटल वैल्यू n नहीं है, n की वैल्यू मेरे पास है 708. इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ पे 295. ऐसे ही कोई बात नहीं, मैं दूसरा टाइप में भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको प्रॉब्लम नहीं, बस देखिए एग्जाम में जो है ना हमें लिखना पड़ेगा डिटेल में. तो आप जो भी एक मेथड यूज करो उसका डिटेल कर लेना. ठीक है, एक मेथड और है वो भी बता देता हूँ, दूसरा टाइप कौन सा वो भी बता रहा हूँ. ठीक है, जो आपने ट्राई किया होगा. तो नंबर ऑफ, ये तो मैंने वो मेथड बता दी कि हम पिछला क्वेश्चन इसी टाइप से कर रहे थे, तो सेम टाइप से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया. तो नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट आपके 3 हैं आउट ऑफ 12 इंटू 708 और फाइनली जो वैल्यू आएगी वो होगी 177. ठीक है, तो ये आपके 295 और 177 ये फाइनल आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे आर्ट्स और कॉमर्स की. एक मेथड तो ये हो गया. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, स्टूडेंट आपके 405 है, बॉयज गर्ल्स की रेशियो 7:2 है. गर्ल्स में 50 बढ़ा देंगे
बॉयज में भी ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, और ऐसा करने पर जो न्यू रेशियो है आपका वो 3:1 हो जाता है। लेकिन दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कर लो, या फिर सबसे पहले जो सिचुएशन है कि पहले काउंटिंग नहीं पता, काउंटिंग निकाल लो। काउंटिंग कैसे निकालोगे? 405 के दो पार्ट करने पड़ेंगे, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग पार्ट। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो रेशियो आपको दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का, और आपको दिए हुए हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स आपके 405, और दूसरा इस रेशियो, इस बॉयज के टोटल पे 405 पे आपको रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स दिया हुआ है, मतलब पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है। तो आप यहाँ से रेशियो दिया है, टोटल दिया, तो आप उनका बंटवारा करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके काउंटिंग निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो टोटल कितने हिस्से हैं? 9। 9 में से 7 पार्ट बॉयज का है और 9 में से 2 पार्ट हमारा गर्ल्स का है, जिसकी 405 से मल्टीप्लाई करने पे काउंटिंग मुझे मिल जाएगी। अब इनकी जो काउंटिंग आएगी, पहले वाली कितनी थी? 315, और इसको सॉल्व करेंगे तो काउंटिंग आएगी आपकी 90। तो बॉयज मिल गए, गर्ल्स मिल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि गर्ल्स में तो 50 इंक्रीमेंट कर देंगे, तो गर्ल्स 90 है, 50 इंक्रीज करके तो 140 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बॉयज में भी कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, मान लेते हैं लेट एक्स नंबर ऑफ बॉयज बी इंक्रीज। अगर एक्स नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज करते हैं एंड 50 गर्ल्स भी इंक्रीज, और 50 गर्ल्स भी इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका रेशियो चेंज हो जाते हैं। देन जो न्यू रेशियो है वो आपका 3:1 आ जाता है। यानी कि आपके पास बॉयज हैं 315 में, आप एक्स बॉयज बढ़ा देते हैं, 90 गर्ल्स में आपने 50 गर्ल्स इंक्रीज कर दिया, तो आपका जो रेशियो 3:1 आ जाता है। और इसको आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 140 हो जाएगा ये, और एक्स का जो वैल्यू आएगा 3 इंटू 140 यानी कि 42, 420 माइनस 315, और फाइनली एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 105। यानी कि 105 लड़के इसमें इंक्रीज होंगे बॉयज, और 50 गर्ल्स इंक्रीज होंगी, तब रेशियो बनेगा 3:1 का। फाइनली लास्ट में जरूर लिख दें आपने क्या फाइंड किया, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज इक्वल टू 105। ये एंड में जरूर लिख दें कि आपने फाइनली क्या फाइंड किया, पूरा जो कैलकुलेशन किया है वो किसके लिए किया है, इतनी सारी मेहनत जो हमने की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आइडिया आपके पास होना चाहिए कि कैसे इनको एडजस्ट करेंगे, और जो भी आप सॉल्व करें जिस भी मेथड से करें, प्रॉपर लिख जरूर लें कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, कि एक एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, एक एक चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, तब आपको मार्क्स, आप मान सकते हैं कि आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो बहुत नंबर काट लेते हैं, 6 नंबर के 3 ही नंबर या 2 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे, सॉल्व कराओगे आंसर आ जाएगा, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर मिलेंगे, और 3 4 मैक्सिमम। जब बहुत अच्छे से करोगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर लाने के लिए भी आपको बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आगे लिखते हैं, एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लो। टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका कॉन्सेप्ट समझो, बिना कॉन्सेप्ट के आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टाइम जो भी होता है वो रेसिप्रोकल होता है वर्क का। तो टाइम डिवाइडेड बाय वर्क, तो जो भी रेट ऑफ टाइम है, रेट है, ठीक है, वो टाइम डिवाइडेड बाय टाइम का अगर रेट निकालना हो आपको तो 1 डिवाइडेड वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का आपको रेट फाइंड करना है तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है आनंद, इसको एक काम मिला कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब ये काम उसने बोला कि मैं ये 2 दिन में कर लेता हूँ, मुझे 2 दिन लगेंगे काम पूरा करने में। इसका मतलब ये होगा कि 2 दिन आएगा, पहले दिन वो आधा काम करेगा और दूसरे दिन फिर आधा काम कर लेगा, ऐसा करके वो 2 दिन में कंप्लीट 1 वर्क करके चले जाएगा।
ठीक है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो बी, वो भी सेम काम करता है लेकिन उसकी वो जो है, इस चीज को हटाओ पहले, ठीक है। अब मान लीजिए 4 दिन में काम पूरा करता है, तो 4 दिन में मतलब पहले दिन 1/4 करेगा, दूसरे दिन भी 1/4 करेगा, तीसरे दिन भी 1/4 करेगा, चौथे दिन भी 1/4 करेगा, तो 4 हिस्सों में काम को बांटेगा बराबर बराबर, और उसके बाद वो 4 हिस्से एक दिन में कंप्लीट करेगा, तब जाकर के ये वर्क हमारा ये कंप्लीट, वन वर्क कंप्लीट होगा 4 डेज में। यानी कि जो भी काम होता है उसकी एक रेट होती है, ठीक है। और जो रेट होती है वो उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, उसके टाइम पर डिपेंड करती है कि कितना टाइम उसे लग रहा है, तो हम बराबर बराबर उसको टाइम से बांट देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय, जैसे आप टाइम करोगे, जैसे मैं 2 दिन का काम बोला था तो आपने वैसे 1 को डिवाइड किया 2 से, मतलब एक 1 वर्क को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास एफिशिएंसी आ गई उसकी कि ये एक दिन में आधा काम करेगा। 4 दिन में काम कर रहा है तो आपने उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपका एक दिन का काम आ गया। 1 डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब है वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम से मतलब है कि दिन अगर आपके हैं तो 1 डे में हो जाएगा। अगर इसने बोला कि मैं ये काम 5 घंटे में कर लूंगा, तो 5 घंटे से मतलब है कि 1 घंटे में 1/5 करेगा ये काम, दूसरे घंटे फिर 1/5, तीसरे घंटे 1/5, चौथे घंटे फिर 5वें घंटे, तो 5 घंटों में से 1/5 काम करेगा। तो ये पर आवर का हो गया, 1 घंटे का पर आवर, ठीक है। ऐसे 1/2 आपका पर डे का वर्क है, 1/4 भी पर डे का वर्क है, तो पर डे पर आवर यानी कि पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में जो भी कैलकुलेट होता है वर्क डन, वो 1/टाइम होता है, ये आप याद रखें कि डिवाइड जब टाइम से करेंगे तब आपका रेट आ जाएगा कि इस रेट से ये काम करेगा, और उस रेट को हम कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ पर अब दूसरी चीज, अब आपने 2-3 लोग बुला लिए, एक व्यक्ति ने आधा काम किया, दूसरे में मान लो 1/3 कर लिया, तीसरे ने 1/6 कर लिया काम, तो तीनों ने काम अलग अलग किया है, लेकिन समय तीनों ने एक ही लिया, एक ही टाइम दिया। इसका मतलब ये कि भाई ए ने बेशक ज्यादा काम किया है, बी ने और कम किया है, सी ने और कम किया है, लेकिन जिसने जो जितने दिन, ऐसा तो है नहीं कि भाई कि जो जितने दिन काम करेगा उतने दिन का पैसा मिलता रहेगा। मतलब मान लो अगर किसी को हमने एक दीवार बनानी है, वॉल, अब उस दीवार को बनाने के लिए बोलता है कि मुझे, एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे 5 दिन लगेंगे, अब वो 5 दिन तक आएगा, 5 दिन में पैसे लेके जाएगा, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आप रोज के पैसे देना, मैं आके कर जाऊंगा, तो हो सकता है कि वो 8-10 दिन कर जाता है, क्या आप रोज पैसे देते रहोगे उसे, उसी दीवार को बनाने को, ठीक है। तो दिन के हिसाब से पैसे नहीं होते, पैसा होता है काम का, ना कि दिन का। कि अगर हम किसी को बोले कि हम रोज पैसा देंगे, तो वो तो रोज 1 साल तक दीवार तोड़ेगा बनाएगा, वो काम कभी खत्म ही नहीं होगा। मेन चीज वर्क होता है, वर्क का पैसा होता है कि कितना वर्क किया है, तो वर्क जितना किया उसी के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग पैसा नहीं देते, ये ध्यान रखना। टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप बेच देने की बात करो तो आप गलती से घाटे में रहोगे, ये गलत है। जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, मतलब काम का आपका हिस्सा कितना था, तो पैसे में भी आपको उतना ही हिस्सा मिलेगा, उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना आपने काम किया है। अगर काम का हिस्सेदारी आपकी कम है तो आपको पैसा भी कम मिलेगा, और काम की हिस्सेदारी ज्यादा है तो आपको पैसा भी ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है। सीधी सी बात है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन कैसा बनता है, मान लो ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं, ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग मिलकर काम करते हैं, और 3 लोग मिल करके अर्न करते हैं, तीनों को मिल करके मिलेगा 312 रुपए का डेली वेज मिलता है। यानी कि एक दिन में तीनों मिल करके 312 रुपए कमाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तीनों को बराबर बराबर बंटवारा हो जाएगा पैसे का, ठीक है। पैसे का बंटवारा होगा उनके काम के अकॉर्डिंग कि किसने कितना काम किया, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई ज्यादा करे, कोई काम करे, कोई आराम करे, पैसा तीनों को बराबर मिल जाए, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। द सेम वर्क done by A, B, and C is 2, 3, and 4 days. So find
डेली वेजेस ऑफ ईच। अब देखो, पहले व्यक्ति को काम खत्म करने में 2 ही दिन लगते हैं, दूसरे को काम खत्म करने में 3 दिन लगते हैं, और तीसरे को काम खत्म करने में 4 दिन लगते हैं। यानी कि तीसरा वाला ज्यादा आलसी है, उसको कम काम कर पाता है। दूसरा वाला ज्यादा ठीक है, लेकिन पहला वाले को ज्यादा जल्दी काम खत्म करता है। तो यानी कि इस हिसाब से पहले वाले को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, दूसरे को कम पैसे मिलने चाहिए, और तीसरे वाले को और भी कम मिलने चाहिए। हिसाब तो ये बनता है, लेकिन कितने कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करेंगे सीधे जो तरीका है, वेज जो मिलेगा इन प्रपोर्शन टू वर्क होता है। हमेशा जो भी वर्क होगा उसके प्रोपोर्शन में वेज होता है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना, जो भी पैसा दिया जाएगा काम के अनुपात में, काम के प्रोपोर्शन में। ठीक है, जितना काम उतना पैसा, कम काम कम पैसा, ज्यादा काम ज्यादा पैसा। ठीक है, अब काम कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, तीनों काम ये निकालेंगे एक दिन में। ये तीनों डेज में दिए ना, तो 1 डे का वर्क निकालो। तो 1 डे वर्क डन बाय ए। कितने एक दिन में ए कितना काम करेगा? 1/2। बी काम करेगा 1/3, और सी काम करेगा 1/4। अब सीधी सी बात है, ये जो वर्क हुआ है इसी के रेशियो में बात होगी, तो रेशियो ऑफ वर्क निकाल लेंगे हम, रेशियो ऑफ वर्क डन। तो ए ने वर्क किया 1/2 रेशियो, बी ने वर्क किया 1/3 रेशियो, सी ने वर्क किया 1/4। ठीक है, चलो ये तो हो गया रेशियो। लेकिन क्या रेशियो में ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। हमें इस टाइप से रेशियो लिख करके फिर उसके बंटवारा करना, क्योंकि सीधी सी बात है, इस रेशियो में 312 रुपए का बंटवारा करना है। लेकिन ये जो रेशियो हमारे लिए फैमिलियर नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितने हिस्से हो रहे हैं। जी सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2, 3, 4 ये हटाने पड़ेंगे। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में से या न्यूमरेटर में से कहीं से भी कोई नंबर हटाना है, जैसे मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? तीनों का लूंगा एलसीएम। जिन 3 नंबर को मुझे हटाना है उनका मैं लूंगा एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है ना, 2, 3 और 4 तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। ऐसा निकालना है एलसीएम 1, 3, 2, 1। तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 12 हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो जो भी एलसीएम आएगा हमेशा उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। 3 हो, 4 नंबर हो, 5 हो, जितने भी हो सबको हम एलसीएम से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड वाला नंबर हट जाएगा। तो आपका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6, 4, 3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रेशियो है, पैसे का जो अनुपात है वो 6, 4, 3 में बट रहा है। यानी कि टोटल जो पैसे होने हैं, पैसे की जो हिस्सेदारी होनी है, टोटल पार्ट्स, वो 6, 4, 3 यानी कि 13 हिस्सों में पैसा बटेगा। 13 हिस्सों में से ए का जो हिस्सा आएगा, ठीक है, ए का हिस्सा 6 है 13 में से, तो टोटल पैसे 312। तो ऐसे करके 144 रुपए मिलेंगे ए को। ठीक है, बी का हिस्सा निकाल लेते हैं और सी का हिस्सा निकाल लेते हैं। ए को मिलेंगे 144 रुपए, 144 रुपीज। बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, बी पार्ट ऑफ मन वेज। बी का हिस्सा 4 है 13 में से, और इंटू 312, तो ये हो जाएगा आपका 96 रुपीज। और सी का हिस्सा तो ए और बी के हिस्से में से माइनस कर दोगे टोटल में से, तभी निकल सकता है। और अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे कर लो, 3/13 इंटू 312। तो आपका जो सी का हिस्सा है 72। तो ऑब्वियस बात है, सी को सबसे कम पैसा मिलना ही था, बी को ज्यादा मिलना था, और ए को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा काम किया है। तो ये हो गया पैसे की हिस्सेदारी। तो जब भी पैसा बटेगा वो वर्क के प्रपोर्शन में बटेगा, और वर्क का रेशियो जरूर निकाल लीजिए। तो जब भी वर्क का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो वर्क का रेशियो निकालने के लिए आपको टाइम का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। टाइम को ऐसे 1 डिवाइडेड बाई टाइम करना पड़ेगा, तभी वो रेशियो आएगा वर्क का। ठीक है, और डिवाइड में जो नंबर उसको हटाने की एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम के जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बंटवारे वाला काम, कि ऐसे करके हम जो बंटवारा करेंगे। ठीक है।